जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाम है हमारे पास मोशन एंड फोर्स। अच्छा भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया था क्या? मैं पूछ रहा हूँ, हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया था? जी हो गया था। चलो ठीक है भाई, बेहतरीन। अच्छा भाई, हमारे पास ये छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं है लेकिन चलो क्या क्या है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, ठीक है सर। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्केलर में मैं कह सकता हूँ किलोग्राम। आपने बोला सर मेरा वेट इतना किलोग्राम है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? नहीं। और आपने कहा लेट्स से मेरा वेट 45 किलोग्राम है, तो ये जो 45 है आपने मैग्नीट्यूड बताया और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे कोई वेक्टर क्वांटिटी पूछूं तो आप बोल सकते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी ये लेट्स से हमारे पास बहुत सारी हैं, वेट की ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तो आपने बोला सर मेरा वेट जो है वो 450 न्यूटन है, ठीक है। तो अब ये जो न्यूटन, अब आप मैं समझाऊंगा न्यूटन क्या चीज़ होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी का ये यूनिट क्या होता है, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बेटा कुव्वत, उर्दू में हम इसको कहेंगे कुव्वत, ठीक है, यानी कि जान। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं, जान लगाएं, जिसको हम कुव्वत कहते हैं। अच्छा भाई, ये लगेगी कैसे? अगर आप किसी चीज़ को धक्का दें, किसी चीज़ पे जान लगाएं, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मास होगा, मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर जाए, यानी कि वो चीज़ अपनी जगह से हिल जाए। जैसी बात है, अगर मैं सोफ़े को धक्का लगाऊंगा, सोफ़ा अपनी जगह से हिल जाएगा। मैं चेयर को धक्का लगाऊंगा, चेयर अपनी जगह से हिल जाएगी। मैं गाड़ी को अपनी जगह धक्का लगाऊंगा, गाड़ी अपनी जगह से हिल जाएगी। तो गाड़ी का अपना मास है और वो एक्सेलरेट कर जाएगी, ठीक है। m इंटू ए, एम फॉर मास, ए इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मैंने उस गाड़ी के मास को एक्सेलरेट कराया है, दरअसल ये मैंने फोर्स लगाई है, तो इक्वल्स टू एफ। तो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे एफ जो है फोर्स है, एम जो है वो मास है, और ए जो है वो एक्सेलरेशन है। अगेन सर, आपने एक चीज़ का मास था उस पर एक्सेलरेट करा दिया फोर्स लगा के, जान लगा के। सर मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की आपने यूनिट सिखाई थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर फोर्स की यूनिट हो गई आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बड़ी यूनिट, वेल गोपाल अय्यर, ठीक है। तो ऐसा सीन है कि हम इतनी बड़ी यूनिट नहीं लिखते, बल्कि फिजिक्स के साइंसदानों ने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कह दिया कि जब जब फिजिक्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह लिख देना कैपिटल N, विच इज़ न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए, इनके मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? ये होती है, ठीक है। और फोर्स की ड्राइव यूनिट क्या होती है? ये होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ये, ड्राइव यूनिट ये। क्या किसी को मसला? माइक अनम्यूट करके हर बच्चा अपना जवाब दे।
नहीं नहीं। नहीं ठीक है, कश्मीर आपका जवाब नहीं आया? जी बोला है नहीं। नहीं, चलो ठीक है। नहीं है तो ये थी हमारे पास फोर्स। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, और हाँ बस ठीक है। कॉपी कर तुम लोग जिनके पास नहीं है ना। अच्छा एक सेकेंड, कल हमने क्या पढ़ा था? कल तो हमने केमिस्ट्री पढ़ा था। ये चीज़ें हैं, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास फिज़िक्स का। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद ग्रुप पे मैं किसी से भी रैंडमली पूछ, दोपहर में मांग लूँगा काम कि भाई आज जो काम कराया चैप्टर 4 का फला बंदा सेंड करो, और उस बंदे को उसी फ़ौरन उसी वक्त सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये सीन है। आपने काम का स्क्रीनशॉट लेना है, क्लास के बाद कॉपी करना है। क्लास 1.5 घंटे की लगाने का मकसद ही यही है कि आप जो है 1.5 घंटा पढ़ें, सही है, और आगे का 30 मिनट जो है वो आप कॉपी कर लें, जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। ये मकसद मेरा ये है, आज बता दिए। तो अगले 30 मिनट में ये नहीं कि हमारी छुट्टी हो गई है, बल्कि आपको काम कॉपी करना है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ। अच्छा एक बात बताओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कोई तुम में से माहिन, माशाल्लाह माशाल्लाह है हाफजा, आप में से माहिन के अलावा कोई और माहिन इमरान की बात, आलम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई आया है जिसने यूज़ किया हुआ है? नहीं किया हुआ ख्याल से किसी ने। ठीक है, रिबा तुमने नहीं किया हुआ ना? नहीं। सही सही सही, चलो बस ठीक है। अच्छा एनीवेज, चलो बाद में बताऊँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा भाई, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन, ठीक है, और तो उसने अपने ना कुछ 3 लॉ निकाले थे। अब वो लॉ क्या थे? अब वो रिलेटेड, ये वही बंदा है जिसके लिए कहानी मशहूर है कि ये जो है वो एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, और ऊपर से एक सेब गिर गया इसके सर पे। तो इसने सोचा कि यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक है, और फिर ये साइंटिस्ट बन गया। इस बंदे का आईक्यू दुनिया में जो चंद लोग आए हैं गुजरे हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट आईक्यू इस बंदे का है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा इस बंदे का आईक्यू मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसने अपने ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और फिर इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू था, इन सबसे ज़्यादा भी एक बंदे का आईक्यू था, लेकिन वो कुछ था नहीं। खैर एनीवेज, तो इसका आईक्यू लेवल का मुझे नहीं पता नंबर क्या था, लेकिन बहुत हाई आईक्यू का बंदा था न्यूटन। और इसने फिर सोचा कि यार ये सेब, आराम से एक दिन बैठा हुआ था, चरवाहा था। ठीक है, चरवाहा आपको पता है क्या होता है। ठीक है, और दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, सर पे सेब गिर गया। इसने सोचा यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। फिर इसने सोचना शुरू किया, सोचते 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 इसने बोला कि यार ये जो सेब है ये नीचे गिरा है एक फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है। उस कशिश, उस पुरकशिश फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और आपको पता है ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू भी पता है आपको, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि सर हर चीज़ अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो ज़मीन की तरफ जाएगी एक फोर्स की वजह से, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरीके से ये बात न्यूटन ने आपको बताई थी। तो इस तरीके से न्यूटन ने मज़ीद आगे 3 लॉ पेश किए थे। ठीक है, तो पहला लॉ हम उसका पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ, तो बुक में हेडिंग वेडिंग नहीं दी हुई क्या? फर्स्ट लॉ की अलग से, सेकंड लॉ की, न्यूटन थर्ड लॉ की भी दी हुई है, न्यूटन 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 सेकंड लॉ की भी दी हुई है, सारे लॉ की दी हुई है, सॉरी। ठीक है, अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके आगे। बच्चों को लॉ की स्टेटमेंट बहुत खाती है, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ आपसे कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल कुर्सी, टेबल, एनीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or uniform motion। ठीक है, कह रहा है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने पड़ा हुआ है कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कह रहा है या तो वो रेस्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है या तो वो रेस्ट में आएगा या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। सब बच्चे कॉपी करेंगे अभी नहीं, लेकिन पहले सुने, या तो वो रेस्ट में होगा कोई भी ऑब्जेक्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा बेटा इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्ट्रेट पाथ पे, ऐसा नहीं है कि यूं 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 जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे, unless it is acted upon by an external force which changes the state of rest or uniform motion, जब तक कि इसके बाहर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, एक इन पे क्या लगाई जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए जो इनकी रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट चेंज कर दे। क्या बात कही इसने सर, इसने कहा एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने पड़ा हुआ है, टेबल, कुर्सी, एनीथिंग, बोतल, या तो वो हिल रही है या तो वो साकित है, रुकी हुई है। ठीक है, कह रहा है अगर तो वो रुकी हुई है, अगर तुमने उस पर फोर्स लगाई तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर वो ऑलरेडी चल रही है, तुम्हारे सर पे पंखा चल रहा है, तुम्हें रोकना है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, अपने हाथ से पकड़ लो पंखे को, रुक जाएगा। इसने ये इतनी आसान सी बात कही है। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसने पहली दफ़ा कही थी तो ये कानून है। इसने बोला अगर मैं किसी चीज़ को धक्का लगाऊंगा तो हिलने चलने लग जाएगी, और अगर कोई चीज़ चलती हुई को रोक लूंगा तो फिर रुक जाएगी। सबने बोला अच्छा फिर आगे, बोला ये कानून है मेरा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाह, ठीक है, बस यही इसका कानून था। ठीक है, अच्छा इसकी आगे मजीद वो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मैन। ठीक है, इसके बाद इसने बोला कि यार या तो रेस्ट में हो कोई, यानी कि रुका हुआ हो, या मोशन में हो, उसको चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी चेयर पे आराम से बैठा हुआ है, आपको धक्का लगा दे, उसको घसीटते हुए लेके जाना है तो आपको जान लगानी पड़ेगी। या फिर कोई ऑलरेडी मस्ती कर रहा है, चेयर में घूम रहा है, रेल रहा है, कर रहा है, ऑलरेडी मोशन में, अगर आपको उसको रोकना है, आपका छोटा भाई बहन, तब भी आपको जान लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है फोर्स के थ्रू ही कर सकते हो भाई ये काम, सिर्फ जान लगाना है, कुव्वत लगाना है, फोर्स लगाना ना। इन फोर्स की यूनिट अभी हम पढ़ के आए पीछे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको हम प्यार से न्यूटन भी कहते हैं। अब आपको समझ में आ रही होगी, जो न्यूटन ने ही रखी थी तो ये न्यूटन के नाम पे रख दिया हमने फोर्स। अच्छा भाईजान, और दूसरी बात हम न्यूटन के लॉ से ये कंक्लूड करते हैं कि all the material objects possess the property of opposing any change in their state of rest or uniform motion. This property of matter, by virtue of which an object resists a change in state of rest, is called inertia. Thus, Newton's first law of motion is also called law of inertia. ठीक है, ठीक है प्यारा भाई। तो ये आपसे कह रहा है कि आप किसी भी बॉडी को, अगरचे वो रेस्ट में, देखो न्यूटन का पहला लॉ क्या कह रहा है, या तो रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेस्ट को मोशन में लिया है या फिर मोशन को रेस्ट में लिया है। ठीक है, कोई चीज़ रेस्ट पे उसको हिलाने लग गए, कोई चीज़ हिल रही है उसको रोक दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ये न्यूटन का पहला कानून कहता है ये करने के लिए तुमको जान लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ये तो तुम्हारी पहली कंक्लूजन हो गई। दूसरी कंक्लूजन कह रहा है कि जब तुम किसी चीज़ को हिलाने जाओगे, रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में लाने जाओगे, या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी उसको रेस्ट में लाने जाओगे, तो ऐसे ही नहीं कर लोगे यार।
वो चीज़ भी अपोज करेगी खुद को। तुम लेट्स से मैं अभी मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं हिल रहा अपनी कुर्सी से, तुमने बोला सर इतने आराम से क्यों है, तुम फॉर एग्जांपल आए धक्का लगा दिया, ठीक है, सही है, ताकि मैं रेस्ट से मोशन की तरफ चला जाऊँ, तो होगा क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मतलब मैं इतना फारिग हो गया, तुम आओ, मैं तुम धक्का लगाओगे और मैं, हाँ मेरी कुर्सी हिलने लग जाएगी, मेरे कुर्सी के नीचे टायर है तो मैं गिरूंगा नहीं, बेफिक्र हो जाओ, हिलूंगा ही, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आऊँगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम आओ और हल्का सा टच करो और मैं पूरे घर में घूम रहा हूँ फिर अपनी कुर्सी समेत, ऐसा तो नहीं है ना। एक जान वो भी तो होगी जो मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा तुम्हारे लिए, ये कि नहीं, अगर तुम मुझे धक्का लगाओगे तो इतनी आसानी से मैं नहीं हिल जाऊंगा, मुझमें भी जान है, ठीक है। तो ये जान जो है जो मैं लगाऊंगा आपके अगेंस्ट, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ, आप मुझे यूनिफॉर्म मोशन में लाना चाहते हैं, लेकिन मैं अगर यूनिफॉर्म मोशन में हूँ, मैं कुर्सी के टायरों से खेलता हुआ पूरे घर में घूम रहा हूँ, अपने बहुत सर में दर्द कर दिया, सर ने इनको रोको, जो तुम मुझे रोकने के लिए जान लगाओगे, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं रुक जाऊंगा तुम्हारे रोकने से, कि हल्का सा तुमने उंगली से टच किया और मैं वहीं रुक गया, मेरे अंदर भी तो एक जान है ना भाई। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है जो मैं लगाऊंगा आपके अगेंस्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अब एक बंदा है कुर्सी पे बैठा हुआ है, आप उसको गिराने जाओगे, लेट्स से वो ऐसे ही नहीं गिर जाएगा। एक बंदा है चल रहा है, तुम उसको कहीं और घसीटना चाहोगे, वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, कहेगा मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो जान जो लगाएगा, दिस इज इनर्शिया। तो ये जो चीज़ है, इस वजह से ये बोलेंगे इनर्शिया। अब आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है, अपोजिंग फोर्स होती है जो कोई भी बंदा लगाता है रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में ना जाने के लिए या यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में ना आने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एंड दैट्स व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? हर बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके बताएगा। जी जी। जी माइंड बुशा आप लोगों ने नहीं बताया, चश्मा आपने जी माइंड बुशा, जी ठीक है। तो भाई हर बंदे का जवाब चाहिए। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब मैं आपका चले बाद में टेस्ट लूँगा, अभी तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अगर लेना है तो, क्योंकि कॉपी भी करना है आपने। अच्छा भाई, इसके बाद सर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपको सिंपल सिंपल ये बता रहा था भाई कि अगर आप कोई चीज़ रेस्ट पर है, ये बॉडी है, बॉडी है, ये रेस्ट पर है, तुम आए, इसको तुमने धक्का लगाया, फोर्स लगाया, ताकि ये किस में चली जाए, ये बॉडी भी, ये सॉरी बॉडी ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में चली जाए। तो तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी भाई? फोर्स लगानी पड़ेगी, एम ही नहीं चली जाएगी। और इस बॉडी का एक अपनी अपोजिंग फोर्स होगी, ये फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ, ये आपकी अपोजिंग फोर्स क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ये तो था आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने आपको ये बताया। सेकंड लॉ में न्यूटन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। If a force is applied on an object of mass m which produces acceleration a in the direction of its applied force, then the relationship between the acceleration and the force can be mathematically expressed as, ठीक है। तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए आपको एक थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी, वो ये कि दो आपके पास रिलेशंस होते हैं। जनाब की स्क्रीन ब्लैक आ रही है। सबके पास आ रही है? नहीं 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 हाँ तो हमारे पास आ रही है बेटा, देख के बाप से कर ले, ठीक है। अच्छा, दो किस्म के रिलेशंस होते हैं सर आपके पास। एक होता है डायरेक्टली रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्टली। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जरा ध्यान से, ठीक है सर। डायरेक्टली रिलेशन क्या होता है और इनडायरेक्टली रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली रिलेशन का मतलब है कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को बढ़ाऊं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से चीनी बढ़ाई, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि मिठास भी बढ़ जाएगी। तो रिलेशन क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है सर, ये तो क्या बात कर दी आपने, इतनी कॉमन सेंस की बात है। यही कॉमन सेंस जो है ये डायरेक्टली रिलेशन कहलाता है। इनडायरेक्टली रिलेशन क्या है कि मैं एक चीज को बढ़ाऊं, दूसरी चीज कम हो जाए। सही है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, तो तुम लोग को तो पता होना चाहिए आई गेस, ये कि अगर मुझे लेट से अपने ना कोई चीज़ बना रहा हूँ, उसमें ना पानी बहुत है, ठीक है, बहुत पतला है, डाइल्यूटेड है, हलीम बना रहा हूँ या कोई सूप बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, बहुत डाइल्यूटेड है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, मैं एक चीज़ मिलाऊंगा उसमें और उसकी पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल मैंने खाने से रिलेटेड दिए, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा था, देखो इधर उधर की एग्जाम्पल से समझ बहुत अच्छे से आता है। मुझे बताओ क्या चीज़ है जिसको मैं मिलाऊंगा पानी कम हो जाएगा, कौन बता रहा है? मुझे तो पता है, आप बताएं। किसी को नहीं पता, सब फारिग है। इनडायरेक्टली। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ये एक देगची है, इसमें कोई डिश पक रही है, सही, लेट्स से हलीम पक रही है, ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर बहुत ज़्यादा है, मुझे इसको कम करना है। मैं इसमें हलीम नहीं, लेट्स से सूप बन रहा है, ठीक है, मैं इसमें क्या मिलाऊं, किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाऊं कि वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए। किसी को नहीं पता? पता होगा, बता। कॉर्नफ्लोर। हाँ पता है भाई, गुड गुड गुड, अरीबा को पता है, कॉर्नफ्लोर, एग्जैक्टली, ठीक है। सर आप कॉर्नफ्लोर मिला, क्या हंसी आ रही होगी तुम लोगों के, क्या ठीक है, जाके वो बन गए, लेकिन देखो भाई इसमें बात यही है, बात यही छुपी है इसमें, कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो पानी की क्वांटिटी कम हो रही है, एक चीज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज की क्वांटिटी कम हो रही है। सही है सर, यही रिलेशन तो है इनडायरेक्टली, अगर आप एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब जरा सी रियल लाइफ फिजिक्स वाली एग्जांपल ले देते हैं, इंसान के बच्चों वाली। न्यूटन का लॉ कहता है कि भाई अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा। एक बंदा एक गाड़ी को धक्का लगा रहा है, गाड़ी की एक्सीलरेशन होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा। 10 बंदे उसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी भागना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपने जान बढ़ाई, फोर्स बढ़ाई, एक्सीलरेशन भी ज्यादा आ गई। तो ये था डायरेक्टली का रिलेशन। इनडायरेक्टली का रिलेशन लेट्स से तुम ले लो, ये भी न्यूटन के लॉ में ही आपको मिल जाएगा, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको रीड करने का तरीका, इनवर्सली का मतलब ही यही है कि 1/m। तो जब भी आप इनवर्सली लिखेंगे या सॉरी इनडायरेक्टली नहीं, गलत लिख दिया मैंने, बता भी नहीं रहा कोई, ये इनडायरेक्टली नहीं है, ये इनवर्सली कहलाता है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है वो 1/m करके होता है, उसको ऐसे नहीं रीड करते कि एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, बेटा फिर वो डायरेक्टली हो गया। आपको ऐसे रीड करना है कि एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। इनवर्स का मतलब ही होता है कि 1/m, इनवर्स का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज 1/m में। ठीक है, सही है, तो ऐसा नहीं होगा कि इनवर्स भी बोलो और 1/m भी बोलो, या तो इनवर्स बोल दो या तो 1/m बोल दो, एक ही बात है। लेकिन दोनों एक साथ बोल दोगे तो अपॉन अपॉन कैंसिल और m ऊपर आ जाएगा, और ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल बात है, मार्क्स कटते हैं इसके पेपर में। सही है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यहाँ पे एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बेटा कि अगर आप एक्सीलरेशन बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगी, सॉरी फोर्स बढ़ाओगे एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी। लेट्स से वो एक गाड़ी को एक बंदा धक्का लगा रहे हैं, कम एक्सीलरेशन आएगी, उसी गाड़ी को 10 बंदे धक्का लगा दें, ज़्यादा एक्सीलरेशन आएगी। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी का मास है 10 किलोग्राम, हल्की सी गाड़ी है, तुम्हारा भाई उससे खेलता है घर में, तुम उसको धक्का लगा रहे हो या लगा रही हो, तो उसकी एक्सीलरेशन अच्छी खासी होगी, तुम तेज धक्का लगा लोगे। लेकिन यही गाड़ी का अगर मैं मास बढ़ा दूं, बोलूं नीचे खड़ी जाओ, सेविक को धक्का लगाऊं, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर क्या हो गया, ठीक है, पहलवान थोड़ी है।
तो यहाँ पे अब आपकी जैसे ही मैंने मास बढ़ाया आपकी एक्सेलरेशन कम हो गई, स्पीड कम हो गई। तो सर ये क्यों हुआ? मास बढ़ाने से हुआ। मैं कह सकता हूँ कि ट्रक को जब धक्का लगाने जाओगे तो तुम और कम एक्सेलरेशन आएगा, शायद ना होने के बराबर है, तुम अकेले धक्का लगा ही ना पाओ। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, और जितनी जितनी ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? जी 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 ठीक है भैया। सर तो रिलेशन में एक चीज और ये होती है कि इसको, इस साइन को हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। सब बच्चे बोलेंगे जब भी इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अगर ये हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसको करने से पहले ज़रा मुझे एक चीज़ करने दो। वो चीज़ ये कि ये आपके पास रिलेशन 1 है, ये आपके पास रिलेशन 2 है, दोनों जगह पर ए है। तो आपने बोला सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एफ अपॉन एम। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर अगर जब भी रिलेशन साइन प्रोपोर्शनलिटी हटेगी इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे के आ गया, एफ अपॉन एम। एम यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू के एफ। ठीक है, मैंने बोला के की वैल्यू यार 1 ले लो। मैंने बोला अच्छा सर के की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू 1 इंटू एफ। तो एफ वन जा एफ, एफ इक्वल्स टू एम ए। सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो अपने क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया था फोर्स का। बिल्कुल ये वही फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी कि सर फोर्स इक्वल्स टू एम ए। जितना अब ये कहाँ से निकल के आया, ये रीच के ओरिजिन किसने की है बेटा? ये देखो अब्बू, यानी कि फिजिक्स के। ठीक है, तो ये सीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूटन ने फिजिक्स में, मतलब देखो हमेशा जो पायनियर्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन, मैंने बताया ना इतना ज़्यादा इसने कोई ख़ास मतलब किया तो काम बहुत है, बट किया तो बहुत है, इसके और भी बहुत सारे लॉज हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे आगे। लेकिन शुरू के जितने भी साइंसदान होते हैं ना, इतने बड़े इनके काम नहीं होते। देखा जाए बहुत नॉर्मल सी बात करके जाते हैं, इतनी मुश्किल थ्योरीज नहीं दी जाती इनकी, लेकिन इनकी वो बहुत होती है, मतलब ना इनको, क्योंकि इसको पढ़ाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस वजह से इनका एक अलग ही मुकाम होता है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो ना तो खैर एनीवेज छोड़ो, डिबेट है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। भाईजान स्क्रीनशॉट ले लिया? जी इंशाल्लाह आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दुनिया का सबसे मशहूर तरीन लॉ, और इतनी जगह अप्लाई होता है, वो खुदाया बहुत अप्लाई होता है ये लॉ, तो हट गई मैं इससे। अच्छा भाई, आए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ आपसे ये कहता है भाई कि अल्लाह आपका भला करे। इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बहुत मजे की स्टेटमेंट है। एवरी फोर्स, हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कभी चेंज मत करना। अच्छा देखो बेटा, जो लॉ की स्टेटमेंट होती है ना वो हू बहू लिखनी होती है, मतलब तो उसमें इज और आर की गलती भी नहीं कर सकते। गलती करोगे नंबर कट जाएंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन में 19-20 कर सकते हो, खैर है, इधर उधर 19-20 कर सकते हो, लेकिन लॉ की स्टेटमेंट को कभी छेड़छाड़ मत करना। अच्छा भाई, सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपसे कहता है टू एवरी एक्शन
देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उर्दू करता हूँ बहुत आसान सा लॉ, लेकिन बहुत बड़ी एप्लीकेशन के साथ। वो लॉ ये कहता है कि भाई अगर किसी चीज़ पे तुम जान लगाओगे, वो चीज़ तुम पे भी जान लगाएगी। ये चीज़ हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ के आए हैं, इनर्शिया कहलाती है ये चीज़, हमको पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम अगर कोई भी एक्शन करोगे उसका उतना ही तुमको रिएक्शन मिलेगा, बराबर मिलेगा और ऑपोजिट मिलेगा। तुम किसी को धक्का देने जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें उतनी जान लगानी पड़ेगी जितनी जान वो बंदा तुम पे लगा देगा। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये अब्दुल रहमान है, ये मैं हूँ। मैं गया अब्दुल रहमान को धक्का लगाने, अब्दुल रहमान ने लेट्स से 20 की इसमें जान है, सही है, और मैं गया मैंने इसको 5, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, यूनिट वगैरह नहीं दे रहा अभी, सही है। मैं इसको, इसमें 20 डैश की जान है, मैं गया इसको 5 की जान से धक्का लगा दिया। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपनी जगह से हिल जाएगा? न्यूटन यूनिट दे देता हूँ, न्यूटन पढ़ा ही चुका हूँ ना अभी, हाँ किलोग्राम पढ़ा दिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, ठीक है। फोर्स लगाई है मैंने इस पे, इसके बाद 20 न्यूटन की है, मैंने 5 न्यूटन की फोर्सेस को धक्का देने की कोशिश की कि हिले, रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में आए, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो रेस्ट में आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास 20 न्यूटन की जान है और मैंने 5 न्यूटन की जान लगाई है, क्या अब्दुल रहमान को कोई फर्क पड़ेगा मेरी जान लगाने से? माहिम कशमाला बुशरा, माहिम नरीबा अब्दुल रहमान। नहीं। नहीं। नहीं सर, नहीं। सर इसमें जान ज्यादा है और आप जो जान लगा रहे हैं वो कम है, ठीक है। तो कम से कम तो आपको सर इसको अगर हिलाना रोकना है तो आपको 20 की जान लगानी पड़ेगी इसको हिलाने या रोकने के लिए, तो जाके ये आप इसकी बराबरी कर पाएंगे। अगर ये रुका हुआ है तो उसको हिला पाएंगे, और अगर हिल रहा है तो उसको रोक पाएंगे, तो जाके कहीं बराबरी होगी। और अगर सर आपको बराबरी नहीं करनी, आपको अपनी जान ज्यादा लगानी है, लेट्स से आप मतलब फॉर एग्जांपल, मैं बाद में आता हूँ इस पर, ठीक है। तो पहले तो बराबरी करनी होती है, ठीक है भाई। लेट्स से ये रेस्ट कर रहा है, मैंने बोला उठो अब्दुल रहमान पढ़ो, ठीक है। मैंने इसका हाथ पकड़ा और उसको उठाने की कोशिश करी। पहले मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था और अब्दुल रहमान 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, मैं इसको कभी नहीं उठा सकता। पहले तो मुझे इसको बराबरी करनी होगी उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो ये लगा रहा है। तो मैंने, इसने भी 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने भी 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन कशमाला माइक अनम्यूट करके मुझे जवाब दो, मैं क्या चाह रहा हूँ अभी अब्दुल रहमान को उठाना। रेस्ट कर रहा है ये, मैं चाहता हूँ ये उठ जाए, ऐसा। तो मुझे 20 बताओ कशमाला, यस और नो? 20 पर है ना, बराबरी आपने भी 20 पे की है इसकी। मैं कभी, जो मेरा डिजायर्ड है, मैं कभी इसको अचीव नहीं कर सकता 20 से, मुझे 20 से ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, अब्दुल रहमान को उठाने के लिए, तब जाके अब्दुल रहमान उठेगा। 21 ही लगानी पड़ेगी, सही है। मैं जब 21 फोर्स लगाऊंगा तो अब्दुल रहमान भाई रेस्ट कर रहे थे, अब ये मोशन में आ जाएंगे, आ ठीक है जाएंगे। भाई। तो सर 20 का क्या किया आपने? बेटा 20 तो इसका रेस्ट खत्म करने के लिए, और 21 एक यूनिट बढ़ा इसका रेस्ट को मोशन में लाने के लिए। बात समझ आई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंखा उल्टा क्लॉकवाइज घूम रहा था, मैंने हाथ से रोक लिया, तो हाथ से पहले तो पंखा लेफ्ट से घूम रहा था 60 न्यूटन की स्पीड पे, मैंने हाथ से रोका, पहले 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, नहीं रुका, फिर 60 न्यूटन की लगा दी, रुक गया, क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो पहले तो मुझे 60 न्यूटन लगाना पड़ा होगा पंखे को क्लॉकवाइज रोकने के लिए, फिर जब मुझे उसको ऑपोजिट घुमाना है तो मुझे 60 से ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी, लेट्स से 61 न्यूटन, 62 न्यूटन, 63, ठीक है। तो मैं जो हूँ, अल्लाह आपका भला करे, बात समझ में आती है? ऑपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए मुझे उससे ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब वो फोर्स एक पंखा भी मेरे ऊपर लगा रहा होगा मुझे रोकने के लिए। मैं कोई, मेरे पास गन आ जाए 25 साल की उम्र में, मेरा भरपूर इरादा है कि मैं जो हूँ वो गन का लाइसेंस आप अवेल कर सकते हैं, तो मेरा इरादा है मैं गन वन खरीदूंगा, ठीक है, होनी चाहिए यार, कराची में रहते हैं आप। तो गन की एग्जांपल ले रहा हूँ, जब भी कोई बंदा गोली चलाता है ना, तो एक तो गोली चलती है जो कि गन से बाहर निकलती है,
आपको पता है उतना ही रिकॉइल आता है गन का। पबजी अगर किसी ने खेला हो, पबजी में रिकॉइल आता है अक्सर ना, बंदूक इधर उधर निकल जाती है, ठीक है, उतना ही रिकॉइल, उतनी ही फोर्स, जितनी फोर्स से गोली निकलती है ना बंदूक से, उतनी फोर्स जो है गन आप पे लगाती है कंधे पे, अगर कोई बड़ी गन है। और अगर पिस्टल चला रहे हो तो पिस्टल हाथ पे फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा कि लोगों का हाथ ऊपर नीचे हो जाता है गन चलाने के बाद, ऊपर चला जाता है किसी का नीचे आ जाता है, दैट्स रिकॉइल। कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन करें।